नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई मुख्यालय में हो रही है छोटा राजन से पूछताछ। इंडोनेशिया से विशेष विमान के जरिए आज लाया गया दिल्ली। 70 से ज्यादा मामलों में थी तलाश। बिहार में 8 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज। पांचों दौर में करीब 57% रिकॉर्ड वोटिंग। एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर। और सरकार ने असहिष्णुता पर विपक्ष के अभियान को बताया विकास में बाधा की कोशिश। साहित्यकारों फिल्मकारों का विरोध जारी। अरुंधति रॉय, कुंदन शाह समेत 24 और हस्तियों ने लौटाए सम्मान। इंडोनेशिया से देर रात लौटे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। कहा सहिष्णुता और बहुलवाद संविधान की देन। आज करेंगे चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ से मुलाकात। और मोहाली टेस्ट का दूसरा दिन। पहली पारी में भारत के 201 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट पर 28 रन। गेंदबाजों पर दारोमदार। आज सुबह भारत लाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन। इस समय दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में है। सीबीआई की विशेष टीम उससे पूछताछ कर रही है। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी रहे छोटा राजन की 70 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। उस पर टाडा, पोटा और मकोका के तहत मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने उससे जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई छोटा राजन से जुड़े सभी मामलों की जांच कर रही है। उसे बीती रात सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष विमान से बाली से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया था और जानकारी के मुताबिक छोटा राजन को तिहाड़ जेल में अभी रखा जा सकता है। 55 साल का छोटा राजन करीब 27 साल बाद कानून की गिरफ्त में आया है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। पिछले दिनों वो फर्जी पासपोर्ट पर सफर करते हुए बाली में 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से 2 दिन पहले आतंकियों ने कल शाम श्रीनगर में ग्रेनेड हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 13 जवान जख्मी हो गए। हमला होटल इख्वान स्थित सीआरपीएफ के शिविर पर हुआ। हमले के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करके उसे चाक चौबंद बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच एहतियातन बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सड़कों पर चौकसी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री कल श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा कार्यक्रम को वित्त मंत्री अरुण जेटली भी संबोधित करेंगे। कॉन्क्लेव में कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन हिस्सा लेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के लिए मनाए जाने वाले समारोह के तहत कांग्रेस ने उनके दृष्टिकोण पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आज से शुरू हो रहे 2 दिन के सम्मेलन में कई लेखक और इतिहासकार स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि सम्मेलन का मकसद भारतीय गणतंत्र के उन मूलभूत उद्देश्यों को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है, जिन्हें पंडित नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिलाया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समापन भाषण देंगे। केंद्र सरकार ने असहिष्णुता के आरोपों को खारिज करते हुए इसे विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा करार दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लेखकों और साहित्यकारों की तरफ से पुरस्कार वापसी को विपक्ष की हताशा और साजिश बताया। बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ फिल्मकार कुंदन शाह और सईद मिर्जा समेत 24 हस्तियों ने कल राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। देश में बढ़ रही असहनशीलता के मुद्दे पर साहित्यकारों और फिल्मकारों का पुरस्कार लौटाना जारी है। गुरुवार को 24 फिल्मकारों ने अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। इनमें फिल्म निर्देशक कुंदन शाह, सईद मिर्जा, तपन बोस, संजय काक, अमिताभ चक्रवर्ती और लेखिका अरुंधति रॉय शामिल हैं। Actually, he was the
names of the signatories for today's press conference. The people have declared they are returning their national award. इससे पहले दीपांकर बनर्जी, निष्ठा जैन और आनंद पटवर्धन समेत 11 फिल्मकार अपने अवार्ड वापस कर चुके हैं। वहीं लेखकों, शिक्षाविद और कलाकारों का एक समूह इस अभियान के विरोध में खड़ा हो गया है और वो इसे विरोध का सही तरीका नहीं मानते हैं। कि आप एक भ्रम फैला रहे हैं, आप देश में एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि देश इंटॉलरेंट है, लेकिन जब इंटॉलरेंस के अगेंस्ट आपको बात करनी थी, आपको अवार्ड्स वापस देने थे, आप खामोश रहे, आप चुप रहे। इससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हो रहे हमले के विरोध में 37 से ज्यादा कवि और लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक और थिएटर कलाकार भी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर बीजेपी ने कलाकारों और बुद्धिजीवियों की तरफ से पुरस्कार लौटाने की घटनाओं को विपक्ष की साजिश करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग देश में ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने बढ़ती असहनशीलता के आरोपों के जवाब में किताब जारी की। इसमें कई निबंधकारों के लेखों को शामिल किया गया है। दुनिया भर में भारत का प्रतिष्ठा खराब करने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया है। The entire effort is to derail the developmental agenda of the Narendra Modi-led government. और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां आखिरी दौर का मतदान कल पूरा हो गया और अब सभी का इंतजार नतीजों को लेकर है। बिहार में 8 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। कल आखिरी दौर के मतदान के साथ ही बिहार में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। 5वें दौर की 57 सीटों पर कल 60% मतदान हुआ। पांचों दौर मिलाकर बात करें तो बिहार में कुल 56.80% वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में लोकसभा और विधानसभा के किसी भी चुनाव में ये अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। ये तस्वीरें हैं 5वें दौर के 3 अलग अलग जिलों की। हर जगह बड़ी तादाद में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं ने पोलिंग बूथ का रुख किया, लिहाजा इस दौर में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। गुनगुनी ठंड में सूरज चढ़ने के बाद मतदाताओं का घर से निकलना जारी रहा। पहले घंटे में शुरुआत सुस्त रही, लेकिन 11 बजते बजते 1/4 लोग वोट डाल चुके थे। लेकिन इसके बाद भी वोटिंग की गति बरकरार रही और शाम 4 बजे तक रिकॉर्ड 56% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे खास बात इस बिहार चुनाव की रही है कि ये हिस्टोरिकल तरीके से, यदि ऐतिहासिक रूप से ये शांतिपूर्ण मतदान रहा है, जहां की चुनाव होने के पहले तरह तरह के अंदेशे थे, तरह तरह की संभावनाएं समस्याओं की थी। 9 जिलों की सभी 57 सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की खुशी देखने लायक थी, जबकि लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाने बड़े बुजुर्ग भी भारी तादाद में घर से निकले। इस इलाके में ज्यादा वोटिंग पिछली बार भी देखी गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस बार टूट गया। 2 सीटों पर सुरक्षा के मद्देनजर 3 बजे ही मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई, जबकि बाकी 55 सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले गए। महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्साहजनक रही है और 6% ज्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले इस मतदान में भाग लिया, जिससे ये एक नई तरह का एक उत्साहजनक वातावरण भी बना। इसके साथ ही इस दौर के 827 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में मतदान हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस इलाके में 57 में से 43 सीटों पर भारी जीत मिली थी। इस दौर की वोटिंग के साथ ही बिहार में अब मतदान का काम पूरा हो गया है। 8 नवंबर को नतीजे जाहिर किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काम खत्म होते ही इसको अभी तक का कई दशकों में हुआ सबसे शांतिपूर्ण और कामयाब चुनाव माना जा रहा है। इसके साथ ही सबकी निगाहें अब 8 नवंबर पर हैं, जिस दिन मत मशीनों को खोला जाएगा और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। किशनगंज से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।
बिहार में कल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग एजेंसियों के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो काफी विरोधाभास भी नजर आ रहा है। एक तरफ सिस्रो ने जहां एनडीए को बढ़त दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एसी नीलसन, सी वोटर और न्यूज एक्स महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर सर्वे एजेंसी में एनडीए को बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन टुडे चाणक्य ने बड़े अंतर से एनडीए की जीत पर मुहर लगाई है। चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 155 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 83 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सी वोटर महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा छुआ रहा है, यानी ठीक 122 सीटें, जबकि नीलसन और न्यूज एक्स के सर्वेक्षण में साफ तौर पर महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। न्यूज एक्स ने महागठबंधन को 135 जबकि नीलसन ने 130 सीटें दी हैं। 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 अपील 40 में जो भी है 40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। तो 190 सीट पर हमारा आधार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे और बिहार परिवर्तन के पथ पर बढ़ा है। जिस तरह का माहौल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और अब कुछ और अहम खबरें। चीन के उपराष्ट्रपति ली युआंगशाओ 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। वो आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन और संस्कृति के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। चीन के उपराष्ट्रपति आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि ये यात्रा भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान को मजबूत करने की कड़ी का हिस्सा है। ली 3 नवंबर को भारत पहुंचे थे। 6 दशक से ज्यादा समय में किसी चीनी उपराष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा है। He will have discussions with Vice President Shri Hamid Ansari, followed by an agreement signing ceremony where the two leaders will witness the signing of MOUs in the fields of water resources and culture. Vice President Lee will also call on the Prime Minister and the President. भारत और इंडोनेशिया अब संयुक्त कार्य समूह के जरिए सुस्त पड़े आपसी व्यापार और समझौतों को रफ्तार देंगे। इंडोनेशिया के दौरे से बीती रात लौटे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आसियान देशों के साथ संपर्क बढ़ाने को सरकार की एक्ट ईस्ट नीति की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता और बहुलवाद देश के संविधान में रचा बसा है और इस बारे में दुनिया भारत से सीख लेते हैं। इंडोनेशिया दौरा संपन्न होने के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी बाली से बीती रात स्वदेश लौट आए। इससे पहले स्वदेश लौटते वक्त विशेष विमान में उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों देश संयुक्त कार्य समूह का गठन करके आपसी समझौतों को अब तेजी से लागू करेंगे। Perhaps the time has come for us to set up a joint working group which will work to time schedules and report to the principals. And I'm very happy to say that he readily accepted this suggestion and now the two systems will get down and work on it. उपराष्ट्रपति ने असहिष्णुता के मुद्दे पर देश में चल रही बहस पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बहुलवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। No political party actually says that intolerance is their agenda. Everybody's agenda is the same. I'm talking of proclaimed agenda. If there are shortcomings for this reason or that reason, that's another matter. उपराष्ट्रपति ने मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया को भी बहुलवाद का बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि धर्म को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशिया दौरे को सफल बताया है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आयुर्वेद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नव और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े समझौते हुए। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ दक्षिण चीन सागर, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यात्रा के आखिरी चरणों में ब्रुनेई दौरा रद्द होने के सवाल का भी उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया।
दौरा होना था, मजबूरी की वजह से नहीं हो सका। गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनेई वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, द सर्कमस्टांसेस वर एक्सप्लेन टू देम, दे अंडरस्टैंड इट फुली। तो अब इसको दोबारा रीशेड्यूल करेंगे। उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया और ब्रुनेई के दौरे पर 1 नवंबर को रवाना हुए थे, लेकिन बाली में ज्वालामुखी रिसाव के चलते एयरपोर्ट से उड़ान रद्द होने के बाद उन्हें इंडोनेशिया से ही भारत लौटना पड़ा। अमृता राय, राज्यसभा टीवी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे अभिनेता संजीव कुमार को उनकी पुण्यतिथि पर। भीगी सी पलकों से रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को प्रचार के बाद नतीजों की बारी। हमारी भी है पूरी तैयारी। गठबंधन में जीबी पर निशान माओइस्ट वायलेंस वर्कर्स थे बिहार में आगाज से अंजाम तक इस्तेमाल करें स्वागत है हर बूथ से ऐलान तक, एक एक परिणाम तक। राज्यसभा टीवी का खास प्रसारण 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से लगातार। आपका मुद्दा, आपका हाल, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। केंद्र सरकार ने 2015-2016 रबी सीजन के लिए दलहन और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की कल बैठक में यह फैसला लिया गया। दलहन के एमएसपी में 250 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि गेहूं के एमएसपी में 75 रुपए प्रति क्विंटल तक का इजाफा किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्त 27 लाख टन अनाज के आवंटन का फैसला किया है। यह आवंटन पीडीएस के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा अनाजों की सरकारी खरीद को मजबूत करने के लिए भी फैसले लिए गए हैं। फूड कॉरपोरेशन के साथ साथ उनके कामों को सप्लीमेंट करने के लिए नैफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन एनसीसीएफ, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सीडब्ल्यूसी और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये चारों संस्थाएं भी ऑयल सीड्स और पल्सेस के प्रोक्योरमेंट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोने से जुड़ी 3 योजनाओं की शुरुआत की। लोगों को इन योजनाओं में बैंक में रखे सोने पर ब्याज मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के विकास में मदद मिलेगी, वहीं लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड बॉन्ड, सोने के सिक्के और बुलियन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बैंकों में जमा किए गए सोने पर 2.15% से 2.50% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से घर में पड़े सोने का इस्तेमाल देश के विकास में हो सकता है। किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो, किसानों के पास पहुंचेगा नहीं, तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है। आंकड़ों के मुताबिक देश में $800 अरब का 20,000 टन सोना घरों में पड़ा है। वहीं हर साल करीब $34 अरब का सोना आयात किया जाता है। योजना से देश की सोने की जरूरत पूरी होगी। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में इस देश में सेविंग्स करना, बचत करना और ठीक समय पे सुरक्षा के लिए वो काम आना, ये उस सभ्यता और स्वभाव का एक हिस्सा है। लेकिन एक दूसरा स्वभाव भी था, और वो था सोने के प्रति एक मोह।
और सोने के प्रति जो मोह था वो केवल ज्वेलरी जेवर के रूप में नहीं था, लेकिन रॉ सोने को रखने के दृष्टि से भी था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 5 से 7 साल के लिए सोना जमा कराने पर 2.5% तक ब्याज मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर 2.75% ब्याज मिलेगा। तीसरी स्कीम के तहत सरकार अशोक चक्र वाले 5 और 10 ग्राम के सोने के सिक्के जारी करेगी। इसके साथ ही 20 ग्राम का गोल्ड बार भी लॉन्च किया जाएगा। इन योजनाओं का मकसद सोने का आयात घटाना और घरों में रखे सोने को बाजार में लाना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इम्प्रिंट इंडिया मुहिम की कल शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं से नए आविष्कारों पर ध्यान देने की अपील की। दोनों ने आविष्कारों को विकास की कुंजी बताया, साथ ही सस्ते और उपयोगी तकनीक के विकास के लिए आगे आने पर जोर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में इम्प्रिंट इंडिया मुहिम की शुरुआत की। ये समस्त आईआईटी संस्थानों और आईआईएससी की साझा पहल है। इसके जरिए तकनीक के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान का खाका विकसित किया जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सस्ती और सुविधाजनक तकनीक की हिमायत की। इसके लिए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। अगर मेरे देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इतना इम्पोर्ट है, अगर मेरी इतनी इंस्टीट्यूशन मिलकर के तय करें कि अब हिंदुस्तान के 10 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में हम 50% कम कर देंगे, मैं समझता हूं भारत सरकार को जितना बजट बचेगा इसी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने में कोई हर्ज नहीं होगा। आगंतुक सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रपति को चलती फिरती यूनिवर्सिटी करार दिया। कोई मुझे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा मेरा फायदा है राष्ट्रपति जी के निकट जाने का। जब भी मिलता हूं ज्ञान का भंडार होता है, मैं सच बताता हूं जी, इतनी चीजें बारीकी से बताते हो, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से रैंकिंग प्रणाली को गंभीरता से लेने पर भी जोर दिया। A calm assessment will make it clear to all stakeholders that we need both reach and excellence, quality and affordability, and autonomy with accountability. राष्ट्रपति भवन में 2013 से हर साल आगंतुक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के सोनीपत में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के मकबरा चौक से पानीपत तक के राजमार्ग को 8 लेन का बनाना शामिल है। सोनीपत के राजीव गांधी तकनीकी संस्थान में कल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये रास्ते हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। ये जो रास्ते बनने वाले हैं वो रास्ते सिर्फ हमारे व्हीकल को ले जाने वाले रास्ते नहीं है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को गति देने वाला निर्माण है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर तेज गति से पहुंचाने का अभियान है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भटिंडा में किसानों से मुलाकात करेंगे। वो भटिंडा में पिछले दिनों कर्ज संकट की वजह से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार वालों से भी मिलेंगे। इससे पहले आज सुबह वो भटिंडा के गुरुद्वारे में गए और माथा टेका। 2 दिन के पंजाब दौरे के पहले दिन कल उन्होंने राज्य में किसानों की बदहाली के लिए अकाली और बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने किसानों को सरकारी मदद देने की हिमायत भी की। उन्होंने हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से भी मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे के पहले दिन उनके निशाने पर पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार रही। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब में किसानों को सरकारी मदद देने की हिमायत की। सरकार को किसान की मदद करनी ही पड़ेगी। एमएसपी के बिना, सपोर्ट के बिना, मदद के बिना किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है।
पंजाब में पिछले महीने किसानों के रेल रोको आंदोलन के बाद राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। किसानों ने तबाह हुई फसलों के मुआवजे के अलावा बासमती की कीमतों को बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के अलावा युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और बेरोजगारी की समस्या पर भी चिंता जताई। तो सबसे बड़ी ड्रग की जो प्रॉब्लम है, इससे जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सब लीडर्स की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटा। साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। कोटकपुरा के करीब 14 अक्टूबर को बेहबल कला में पुलिस की गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 4 और किसानों की आत्महत्या की खबर है। इनमें से 3 तटीय जिलों से हैं, जबकि एक अन्य पश्चिमी ओडिशा के नौपदा जिले से है। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 3 और किसानों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों में यहां मरने वाले कुल किसानों की संख्या 5 हो गई है। कटक के अस्पताल में 2 किसानों की सोमवार को मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने राज्य में 48 किसानों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं को पत्र लिखकर सूखा पीड़ित किसानों की मदद करने को कहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की तरफ से दक्षिणी चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बयान पर चीन ने सजग प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिन ने कहा कि विवादित दक्षिणी चीन सागर में शांति और स्थिरता की सुरक्षा करने में भारत रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। वो दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच के मौजूदा तनाव के बारे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी। कुआलालंपुर में मनोहर पर्रिकर ने आसियान प्लस के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बुधवार को इस विवाद के शांतिपूर्ण हल की उम्मीद जताई थी। चीन करीब पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जिसका वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान पुरजोर विरोध करते हैं। अमेरिका इन 5 देशों के रुख का समर्थन करता है। नेपाल में जारी मधेसी संकट के बीच ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस विस्तार में उन्होंने 3 और उप प्रधानमंत्री बनाए हैं। इसके साथ 7 प्रांतों वाले नेपाल में उप प्रधानमंत्रियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। कल 3 मंत्रियों को भी विस्तार में जगह दी गई है। इस विस्तार में मधेसी गुट के नेता भी शामिल हैं और इसी के साथ नेपाली मंत्रिमंडल की संख्या अब 26 पहुंच गई है, जिसे गठबंधन में साझेदार सभी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उधर सोमवार को बीरगंज रक्सौल सीमा पर हिंसा के बाद उग्र हुआ मधेसी आंदोलन कुछ नरम पड़ा है। गुरुवार को बीरगंज में कर्फ्यू में ढील भी दी गई। बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मोहाली टेस्ट का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम 201 रनों पर ढेर हो गई। मुरली विजय के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 75 रन मुरली विजय ने बनाए। दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर की फिरकी के सामने टीम इंडिया का मध्यक्रम बेबस नजर आया। एल्गर ने 4 विकेट लिए, जबकि फ्लेंडर और इमरान ताहिर ने 2-2 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और आर अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज वार्जुअल को 5 रन के निजी स्कोर पर पेविलियन की राह दिखाई। इसके बाद रवींद्र जडेजा ने डुप्लेसिस को 0 पर पेविलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। दोहा की राजधानी कतर में चल रही 13वीं एशियन चैंपियनशिप में भारत ने तीसरे दिन गुरुवार को 5 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ स्पर्धा में शैंकी नागर ने 197 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं समरजीत सिंह को कांस्य, जीतू राय को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हिंदी फिल्मों के प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक संजीव कुमार की आज पुण्यतिथि है। संजीव कुमार यानी हरिहर जरीवाला फिल्मों में आने से पहले थिएटर किया करते थे। 1960 में उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी हम हिंदुस्तानी। संजीव कुमार ने जितनी सरलता से संजीदा रोल किए, उतनी ही सरलता से कॉमेडी को भी अंजाम दिया। उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। मेरी भीगी भीगी सी खिलौना जान कर तू तो मेरा
आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीबीआई मुख्यालय में हो रही है छोटा राजन से पूछताछ। इंडोनेशिया से विशेष विमान के जरिए आज लाया गया दिल्ली। 70 से ज्यादा मामलों में थी तलाश। बिहार में 8 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज। 5वें दौर में करीब 57% रिकॉर्ड वोटिंग। एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर। सरकार ने असहिष्णुता पर विपक्ष के अभियान को बताया विकास में बाधा की कोशिश। साहित्यकारों और फिल्मकारों का विरोध जारी। अरुंधति रॉय, कुंदन शाह समेत 24 और हस्तियों ने लौटाए सम्मान। इंडोनेशिया से देर रात लौटे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। कहा सहिष्णुता और बहुलवाद संविधान की देन। आज करेंगे चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ से मुलाकात। मोहाली टेस्ट का दूसरा दिन पहली पारी में भारत के 201 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट पर 28 रन। गेंदबाजों पर दारोमदार।